दोस्तों, सभी छात्र छात्राओं से इस कोविड महाकाल में अपने घर में सुरक्षित और कोविड प्रोटोकॉल को पालन करते हुए सभी 8 क्लास की छात्र छात्राओं एवं जो सामाजिक विज्ञान में रुचि रखने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत लाभदायक सिद्ध होगा। संसाधन टॉपिक है हमारी दुनिया। क्लास 8 से मैं इस संसाधन के अपने नोट्स के ज़रिए आप लोगों तक पहुंचाने का मैं बेशक मेहनत के साथ तैयार किया हूं ताकि आप इसे देखें और लाभ उठाएं। चलिए संसाधन के बारे में हम जानते हैं कि संसाधन क्या है, इसका कैसे कैसे उपयोग किया जाता है, इसका प्रकार क्या है, इसके अंतर्गत क्या क्या आते हैं। इन सारी चीज़ों पर हम विशेष ध्यान देंगे। तो सबसे पहले इसमें है कि संसाधन क्या है। तो संसाधन क्या है, तो संसाधन हम कह सकते हैं कि मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाले सभी जीव जंतु, वस्तु एवं पदार्थ को संसाधन कहते हैं। जैसे जीव जंतु, वस्तु एवं पदार्थ संसाधन कहे जाते हैं। तो संसाधन के बारे में इतना ही जानना आवश्यक है। और जैसे हम संसाधन कि हमारे जो भी आवश्यकता को पूरा करता है वो भी संसाधन है। चाहे जंगल हो, जंगल से प्राप्त लकड़ियाँ हो, उससे बना फर्नीचर हो, एवं जल हो, जल से मछलियाँ हो, जल के द्वारा सींची गई भूमि हो, ये सारे हमारे संसाधन के अंतर्गत आते हैं और सभी संसाधन हैं। आते हैं संसाधन के उपयोग हम कैसे करते हैं। संसाधन के उपयोग मानवीय जीवन के दैनिक कार्यों में आने वाले सभी वस्तु संसाधन की उपयोगिता कहलाता है। कि 2 बार लिखा गया है, माफ़ कीजिएगा। मानवीय जीवन में दैनिक कार्य में आने वाले संसाधन की उपयोगिता कहलाता है। जैसे हम कह सकते हैं तालाब में स्नान करना, नदी में मछली पकड़ना, गाड़ी से बाज़ार जाना, इन सारी चीज़ें हमारे क्या है, संसाधन है। क्योंकि मछली जब तालाब से पकड़ते हैं तो क्या हमारे भरण पोषण के लिए आवश्यक वस्तु है और वो संसाधन है। जब हम जल में नहाते हैं या तालाब में नहाते हैं, नदी में नहाते हैं, समुद्र में नहाते हैं, क्या है, ये हमारे संसाधन है। जब हम कहीं पर्यटक घूमने जाते हैं, टहलने जाते हैं और वहाँ बहुत सुंदर परिदृश्य दिखाई देते हैं, इन सारे चीज़ जो है हमारे संसाधन है और इसके हम उपयोग कर रहे हैं। जैसे कि अगर संसाधन के बारे में, तो इन सारे कार्य में मानवीय संसाधन का उपयोगिता के अंतर्गत आता है। तो चलिए संसाधन के मूल अभिव्यक्ति के तरीके, माने संसाधन में उसके मूल और अभिव्यक्ति की तरीका क्या है, माने कैसे कैसे उसका यूज किया जाता है। कि एक लकड़ी से एक कुर्सी बना लिया जाता है, कुर्सी से और उसके प्रयोग अपने सुविधा के अनुसार उसका उपयोग करते हैं। तो ये चीज़ हम कैसे उसके तरीका और उस अभिव्यक्ति के लिए हो सकता है। तो हम सबसे पहले आर्थिक मूल्यों में देखें कि लकड़ी से फर्नीचर बनाना, तो लकड़ी से फर्नीचर बनाना है, तो लकड़ी से फर्नीचर बनाना, लकड़ी तो हम कम दाम में खरीदे हैं और वही फर्नीचर बना दिए तो ज़्यादा दाम में बिकेगा। तो हमारा क्या है, उसमें जो बेनिफिट हुआ है, जो लाभ प्राप्त हुआ है, वो क्या हमारा आर्थिक मूल्य में आ गया, आर्थिक मूल्य में आया, आर्थिक मूल्य में आया। दूसरे सौंदर्य मूल्य में, दूसरा है कि सौंदर्य मूल्य में क्या है, जलप्रपात में पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करना।
जैसे अगर सौंदर्य मूल में देखा जाए तो बहुत बहुत जगह पर आज भी पर्यटक बनाया जा रहा है। वहाँ की सार्वजनिक स्थलों के लिए लोग आते हैं, टहलते हैं। बहुत जगह तक पार्क बनाया गया है, जैसे राजगीर हो गया, कोकलत हो गया, ये सब सौंदर्य जगह है। गया हो गया, इन सारे चीज़ों क्या है, सौंदर्य के लिए हमारे देश विदेश से लोग भी आते हैं, वहाँ देखते हैं और उस चीज़ों के बारे में जानते हैं। तो इन सारे चीज़ क्या है, सौंदर्य मूल्य है और इसका विकास करना भी आवश्यक है, हमारे संस्कृति का धरोहर भी है। चलिए, कानूनी मूल्य में है कि जलवायु को प्रदूषण को रोकना। जैसे कानूनी मूल्य में है आपको जल और वायु, अगर आपको जल पीने के लिए, नहाने के लिए, भूमि सिंचाई के लिए दिया गया है, वायु ऑक्सीजन में सांस लेने के लिए प्रयोग किया गया है, आप अनावश्यक चीज़ों से उन्हें प्रदूषित कर देंगे तो उनके भी आपको कानूनी रूप से उनका रोकना भी आवश्यक है। जैसे आज सरकार भी बहुत तरह के कानूनी प्रक्रिया चला रहे हैं, जैसे गंगा सफाई योजना, कार्बन उत्सर्जन को कम करना, इन सारे चीज़ क्या है तो कानूनी मूल्य के अंतर्गत आते हैं। नैतिक मूल्य में क्या है कि आपकी सोच कैसा है, विकास कैसा है, आप किस तरह से सोच सकते हैं, जो हमारे संसाधन है और उसके बारे में क्या समझ सकते हैं, उसके किस तरह से संरक्षित कर सकते हैं। तो इन सारे चीज़ों में आपकी नैतिक मूल्यों के अंतर आते हैं। आपके जो है अंदर विकास अंदर है कि देश के प्रति क्या है, आप देश के प्रति नफरत है कि आपकी आदर करते हैं। तो इस चीज़ों है कि संसाधन को हम संरक्षित कैसे करें अपने, जैसे बोला जाता है कि जैसे सार्वजनिक स्थल है, इको पार्क है, ये सब टहलने के लिए है, ना कि वहाँ पर जाकर वहाँ के चीज़ों को दुष्प्रभावित करना, वहाँ की चीज़ों को ख़राब कर देना। इस चीज़ों के लिए हमारे नैतिक मूल्यों का दायित्व होता है कि हमें सार्वजनिक स्थलों से अपने संसाधन को सुरक्षित रखें और आगे पीढ़ियों के लिए उसे भी लाभ उठाने के लिए उपयोग के लिए रहने दें। तो इस चीज़ होता है कि हमारे नैतिक मूल्य के अंतर्गत आते हैं। संसाधन के प्रकार है, अब आते हैं कि संसाधन के प्रकार है। तो संसाधन के प्रकार है, प्राकृतिक संसाधन है, मानवीय संसाधन है और मानव निर्मित संसाधन है। तो प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम विशेष रूप से चर्चा करते हैं कि प्राकृतिक संसाधन क्या है। प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत कौन कौन सी चीज़ आते हैं और क्या है, नए है न, इसके बारे में जानते हैं। आइए, तो प्राकृतिक संसाधन में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, वस्तु एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। प्राकृतिक में पाए जाने वाले सभी जीव जंतु, वस्तु एवं पदार्थ प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे भूमि है, जल है, वन है, सूर्य है का प्रकाश है, समुद्र जल है तथा छोटे बड़े जीव जंतु हैं। तो हम अब इसको तोड़ के अगर देखते हैं कि भूमि में कौन कौन आता है, मिट्टी में कौन है, जल में कौन है, वनस्पति में कौन है, जैविक संसाधन में कौन है, तो इन सारे चीज़ के हम तोड़ के यहाँ पे अपने PDF के माध्यम से डिनोट करने के लिए किया गया है, ताकि आपको अलग अलग चीज़ों के समझ विकास हो सके। तो आइए, भूमि में जैसे अगर बात करें तो पर्वत, पठार, मैदान है, और मिट्टी में बात करें तो जलोढ़ मिट्टी है, लाल मिट्टी है, काली मिट्टी है एवं अन्य सभी प्रकार की मिट्टियाँ में आ जाती हैं। जल में जैसे अगर बात करें तो नदी है, झील है, तालाब है, महासागर है, महासागर है। और वनस्पति में अगर बात करें तो घास है, पेड़ हैं, पौधे हैं एवं झाड़ियाँ हैं। अगर जैविक संसाधन में बात करें तो इसमें है सूक्ष्म जीव है सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े जीव जंतु हैं। सूक्ष्म जीव से लेकर बड़े जीव जंतु जो है जैविक संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जबकि खनिज में अगर बात करें तो लौह अयस्क है, तांबा है, मैग्नीज है, अभ्रक है, पेट्रोलियम है, प्राकृतिक गैस है इत्यादि शामिल है।
आप अलग अलग भी डिनोट कर सकते हैं, या चाहे आप एक में भी लिख सकते हैं। आपको जिस तरह से सुविधा लगे उस तरह से लिखें, मगर अगर अलग अलग लिखा जाए तो अच्छा लगता है। जिससे जो है एग्जामिनर जो आप आंसर दीजिएगा उसमें लोग सहज महसूस करेंगे, आपको सब लोगों से अधिक नंबर और अंक आ सकते हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि कोशिश करिएगा कि सभी चीज़ को इतना ना उदाहरण दें जितना हम दिए हैं, ताकि एक दो भी देंगे तो चलेगा। तो आप कृपया एक दो को अपने ध्यान में रखें और याद करें। चलिए दूसरा में आते हैं मानव संसाधन। मानव संसाधन है, मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण एवं उपयोग दोनों करता है। मानव संसाधन है जो मानव एक ऐसा संसाधन है जो संसाधनों का निर्माण भी करता है और उपयोग वही करता है और दिमागी एवं शारीरिक क्षमता एवं कौशल से विकसित होता है। जैसे वो अपने दिमाग एवं शारीरिक कुशलता के से विकास करते हैं। शारीरिक श्रम के बजाय तकनीकी एवं उपकरणों का प्रयोग करने वाले लोग अधिक होता है। जैसे अगर मानव संसाधन में बोला जाए तो तकनीकी जो है श्रम माने कि है शारीरिक श्रम से तकनीकी उपकरणों से उपयोग करने वाले यहाँ पे अधिक लोग होते हैं। जैसे मानव निर्मित आधुनिक संसाधन का उपयोग अधिक किया जा सकता है। जैसे मानव निर्मित भी संसाधन के लिए अधिक उपयोग किया जाता है। अगर बात करें कि आप एक ज़माने में जब अगर शुरू में अगर बात किया जाए कि मानव संसाधन क्या है, तो मानव सबसे पहले क्या है कि कुल्हाड़ी बनाया थी, अगर फाले के काम किया, उससे खेत जोतना, अपने परिश्रम के साथ उस फाले को अपने तकनीकों को विकास किया, फिर धीरे धीरे वहाँ पे मैंने कम से कम विकास करने वाले तकनीकी का विकास किया। आज इतना सरल हो गया कि 1 मिनट में कम से कम 1 से 10 मिनट में 1 बीघा में खेत जोतने वाले तकनीकी अवेलेबल हो गया है। तो आप इस तरह से देख सकते हैं कि मानव स्वयं निर्मित भी कर रहा है और उसका उपयोग भी मानव ही कर रहा है। तो यही मानव संसाधन है। और मानव निर्मित संसाधन है कि मानव अपने श्रम से कई प्रकार की वस्तुओं को निर्माण प्राकृतिक वस्तुओं के स्वरूप एवं गुणों में परिवर्तन लाकर करते हैं। जिससे कि है कि मानव निर्मित है कि जैसे मानव तो प्राकृतिक वस्तुओं से कोई भी चीज़ बना सकता है, लेकिन अगर मानव उस वस्तु के गुण एवं आचरण एवं आकार में परिवर्तन अगर करके कोई नई वस्तु बनाता है तो वो ही मानव निर्मित संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे अगर बात करें कि मकान बनाना, अगर ईंटा की बात किया जाए तो मिट्टी से ईंटा बना है, सीमेंट की बात किया पत्थर या चूना से सीमेंट बना है और जैसे बालू है तो प्राकृतिक संसाधन है, पत्थर के छोटे छोटे कण को बालू है तो रेत, इन सारे चीज़ मिलकर एक मकान का निर्माण किया गया है। तो प्रकृति के उपयोग करके नई तकनीक एवं गुण में प्रदान करके उसमें एक नए चीज़ के रूप ढाला गया है। तो क्या है, मानव निर्मित संसाधन है। आप समझ चुके होंगे, अगर नहीं समझे हो तो दोबारा इस हम पूर्ण बढ़िया से लिखने की कोशिश किया है ताकि आपको समझ में अच्छा से आ सके। हम अगर जैसे कि बात में इसमें लिखें कि मकान, कार्यालय, भवन, पंचायत भवन, विद्यालय, हवाई अड्डा, रेल, सड़क इत्यादि। अब प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण। अब प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण इसके किस किस भागों में हम पढ़ सकते हैं। तोड़ के वर्गीकरण मैंने करना है कि एक ही वर्गों के अलग अलग प्रकारों में उसी रूप को देखना वर्गीकरण कहलाता है। हमारे वर्गीकरण जैसे संसाधन में अगर मैंने जैसे स्वामित्व है, विकास के आधार पर है, स्वामित्व के आधार पर है, वितरण के आधार पर है, इन सारों को अगर हम अलग अलग रूप में देखें तो वही वर्गीकरण कहलाता है। तो हम अलग अलग चीज़ों के बारे में देखेंगे, संसाधन के अलग अलग चीज़ क्या है, कैसे विकास हुआ है, क्या हुआ है, नहीं हुआ है, इसके बारे में आगे हम जानने की कोशिश करते हैं। तो आइए हम देखते हैं कि प्राकृतिक संसाधन के वर्गीकरण। तो इन प्राकृतिक संसाधन को विभिन्न धाराओं पर कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे इन प्राकृतिक संसाधनों को
विभिन्न आधारों पर कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है, कई उपवर्गों में बांटा जा सकता है। जैसे जैसे है कि ये आधार पर है कि विकास एवं उपयोग के आधार पर, उत्पत्ति के आधार पर, अब उपलब्धता के आधार पर, वितरण के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर। आप अगर इतना आंसर इतना बढ़िया से अगर पढ़ लेंगे और इसको अगर आप थोड़ा सा अपना दिमाग में रखेंगे तो आप अच्छा आंसर भी लिख सकते हैं। तो कृपया आइए और इसके हम अलग अलग रूपों में वर्गीकृत करते हैं। तो विकास एवं उपयोग के आधार पर, विकास एवं उपयोग के आधार पर प्राकृतिक संसाधनों के वास्तविक एवं संभाव्य संसाधन में बांटा जा सकता है। जैसे असंभव माने जो अब हमारे माने पर वास्तविक एवं संभव, तो हम सबसे पहले है कि वास्तविक संसाधन के बारे में देखते हैं कि विकास के आधार पर या विकास एवं उपयोग के आधार पर वास्तविक संसाधन क्या है। तो वास्तविक संसाधन है जिसका उपयोग अभी हम वर्तमान में किया जाता है, उसे वास्तविक संसाधन कहते हैं। जैसे पेट्रोलियम, गैस, सोना, चांदी, अभ्रक, कोयला इत्यादि है। माने हम कह सकते हैं कि प्रकृति द्वारा जो हमारे प्रत्यक्ष रूप से आज हमारे सामने दिखाई दे रहे हैं वही वास्तविक संसाधन है। और संभव संसाधन, जैसे दूसरा में अगर बात करते हैं कि संभव संसाधन क्या है, तो संभव संसाधन के बारे में अगर बात करें तो संभव संसाधन है कि जिसका उपयोग उसके संभव संसाधन कहता है, जिसका उपयोग संभव संसाधन जिसका उपयोग वर्तमान समय में नहीं किया जा रहा हो उसे संभाव्य संसाधन कहते हैं। जैसे हम कहते हैं थ्योरियम, यूरेनियम अन्य संसाधन है, क्या है, संभाव्य संसाधन है, संभाव्य संसाधन है। तो हम जैसे कह सकते हैं कि जिसका हम अगर हमारे उपयोग नहीं अभी वर्तमान में नहीं हो रहा है और हो सकता है आने वाले समय में उसका उपयोग किया जाए, तो यही संसाधन जो है संभाव्य संसाधन है। अगर हम संभव संसाधन की अगर बात करें तो जैसे सूर्य है, जल है और ज्वार एवं भाटा है एवं कहता पवन लहरें हैं, तो इन सारे जो है एक समय माने हमारे संभव संसाधन के अंतर्गत आते हैं, जो कि आज हमारे वर्तमान में वास्तविक संसाधन के अंतर्गत देखा जा रहा है या इसका उपयोग अब किया जा रहा है। जैसे हम कि सूर्य से क्या है विद्युत ऊर्जा उत्पादन कर देते हैं, और जैसे जल से भी हम पवन ऊर्जा से भी विद्युत उत्पादन कर रहे हैं, तो क्या हमारे वास्तविक संसाधन के अंतर्गत आ गया है। तो आप ध्यान दीजिएगा कि संभव संसाधन किसे कहते हैं और वास्तविक संसाधन किसे कहते हैं। तो आप इतना समझ चुके होंगे, हम आगे बढ़ते हैं। अब उत्पत्ति के आधार पर संसाधन के भाग, जैविक संसाधन, अजैविक संसाधन है। तो जैविक संसाधन है प्राकृतिक संसाधन में सभी सजीव एवं जीव जंतु जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे प्रकृति में जितना भी सजीव माने जो है सजीव है माने जिसके अंदर जीव है वो क्या है माने सजीव, वह जैव संसाधन के अंतर्गत आते हैं। जैसे पेड़ पौधा, वन, जीव जंतु इत्यादि है। पेड़ पौधा एवं वन एवं जीव जंतु इत्यादि है। जैसे अजैव संसाधन के अंतर्गत हम कौन कौन से आते हैं, तो प्रकृति में सभी निर्जीव वस्तुएं अजैव संसाधन है। उदाहरण के तौर पर खनिज है, चट्टान है, मिट्टी है, भूमि है, खेत है, तालाब है, नदी है, झील है इत्यादि है। तो ये सारे जो है हमारे निर्जीव संसाधन है, मगर प्रकृति में अवेलेबल है या प्रकृति में उपलब्ध है। तो हमारे क्या है कि अजैव संसाधन है, अजैव संसाधन है जी। अब आते हैं कि उपलब्धता के आधार पर संसाधन के प्रकार। तो उपलब्धता के आधार पर हम बात करें कि उपलब्धता के आधार पर माने हमारे सामने जो उपलब्ध है वो कौन कौन से संसाधन है और उसको किस किस नाम से जाने जाते हैं। तो हम इसमें दो आधारों पर इसका नामकरण किया गया है। जैसे नवीकरणीय संसाधन, अनवीकरणीय संसाधन। तो नवीकरणीय संसाधन प्रकृति में पाए जाने वाले ऐसे संसाधन जिसका उपयोग करने पर कभी समाप्त या खत्म नहीं हो सकता है, ऐसे संसाधन को नवीकरणीय संसाधन कहा जा सकता है। जैसे सूर्य है, पवन है, वन है इत्यादि है। तो इन सारे क्या है नवीकरणीय संसाधन है। अगर नवीकरणीय संसाधन का प्रयोग
हम जितना भी कर सकते हैं उतना उसका कभी खत्म नहीं हो सकता है, लेकिन इसका संरक्षण की आवश्यकता है। लेकिन इसमें नोट में हम लिखे हैं कि लेकिन ये उपयोग करने पर घट भी सकता है, लेकिन कभी समाप्त नहीं हो सकता, किंतु संरक्षण पर पूर्ण अवस्था में भी आ सकता है या बढ़ भी सकता है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे अगर जंगल की बात किया जाए तो एक जंगल क्या है, प्राकृतिक संसाधन है और वो क्या है, नवीकरणीय संसाधन है। जैसे अगर बात किया जाए जंगल को काटा जाए, जिस विस्तार से काटा जाए उससे अधिक लगाया जाए तो जंगल कभी समाप्त नहीं होगा। लेकिन अगर एक तरफा उसका कटाई किया जाए तो उस समाप्त हो सकता है या कम भी हो सकता है। तो ये हम इसको संरक्षण की आवश्यकता से बढ़ा और घटा भी सकते हैं। तो हम इसके माध्यम से अपने नैतिकता के अनुसार देखें तो ये संरक्षण की नैतिकता के अनुसार ये संरक्षण किया जाना चाहिए, ताकि हमारे आने वाले पीढ़ियाँ और हमारे वर्तमान समय में इसका अधिक से अधिक लाभ लोग उठा सकें, ताकि हम स्वस्थ और अपने स्वस्थ ज़िंदगी को जी सकें। तो आप इस संसाधन पर ध्यान दें और इसका उपयोग अपने अनिवार्य तथ्यों से करें, अनिवार्य आवश्यकताओं के अनुसार करें। तो आते हैं नवीकरणीय संसाधन। अनवीकरणीय संसाधन कहता है जिनका भंडार सीमित हो और उपयोग करने पर समाप्त हो सकता है, हो जाता हो तथा पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाता हो, ऐसे संसाधन को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। तो हमें पदार्थ को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। इसमें लिखा गया है कि अनवीकरणीय संसाधन जिनका भंडार सीमित हो, उपयोग करने पर समाप्त हो जाता हो तथा पुनः पूर्ति में हजारों लाखों वर्ष लग जाता हो, ऐसे पदार्थ को अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि अगर आप किसी संसाधन, प्रकृति में पाए जाने वाले कुछ ऐसे संसाधन भी है जिसका हम उपयोग करने पर तो समाप्त हो जाता है, और अगर उसका दोबारा पुनरावृत्ति करने पर लाखों हजारों वर्ष लगते हैं। जैसे अगर हम कोयला की बात किया जाए, पेट्रोल की बात किया जाए, गैस की बात किया जाए, तो हमारे एक दिन में नहीं तैयार होने वाला चीज़ नहीं है। ये लंबे समय तक रासायनिक प्रक्रिया एवं भौतिक प्रक्रिया के कारण उत्पन्न होता है, और ये आज हमारे कोयला और पेट्रोल एवं गैस के रूप में प्राप्त होता है। तो इन सारे चीज़ों को हमारे अनवीकरणीय संसाधन में प्रयोग कर सकते हैं। जैसे अगर कोयला की बात किया जाए तो अगर कोयला एक समय होगा कि वहाँ से बहुत सारे जंगल होंगे, वहाँ से पृथ्वी अपने प्रक्रिया के कारण वहाँ के सारे भूकंप या जो भी पृथ्वी की आंतरिक प्रक्रिया हो या बाह्य प्रक्रिया हो, इसके कारण क्या है कि कोई पेड़ अंदर चल गया हो और उसके संघनन एवं रासायनिक प्रक्रिया एवं भौतिक प्रक्रिया के कारण धीरे धीरे वह कोयला के रूप धारण किया हो, आज यह कोयला बना हो। तो एक दिन के काम नहीं है, यह हजारों लाखों वर्ष लगते हैं। इसीलिए अनवीकरणीय संसाधन है और इसका उपयोग भी उचित करना चाहिए, जिसका अपनी आवश्यकताओं से ज़्यादा नहीं करना चाहिए। इसीलिए आप ध्यान दें कि नवीकरणीय संसाधन को संरक्षण करें और उनके उपयोग को महत्व को भी योगदान दें, ताकि हमारे लंबे समय तक चलने पर इसका हम अधिक से अधिक लाभ उठा सकें। अब वितरण की दृष्टि से देखें कि वितरण की दृष्टि से प्राकृतिक संसाधन में पाए जाने वाले संसाधन सर्वत्र उपलब्ध और स्थानिक होता है। सर्वत्र उपलब्ध और स्थानिक संसाधन क्या है? सर्वत्र उपलब्ध संसाधन है कि ऐसे संसाधन जो सभी जगह पाए जाते हैं, सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहते हैं। जैसे कह सकता है कि सर्वत्र उपलब्ध संसाधन है जो सभी जगह मतलब पाए जाते हैं, उसे सर्वत्र उपलब्ध संसाधन कहते हैं। तो आप माने जैसे हर जगह कहा जाए तो माने हर जगह अगर कोई संसाधन पाया जाता है तो सर्वत्र उपलब्ध संसाधन के अंतर्गत आते हैं। स्थानीय संसाधन होते हैं ऐसे संसाधन जो एक निश्चित स्थान पर पाया जाता है, वो स्थानीय संसाधन के अंतर्गत आता है। जैसे यूरेनियम, कोयला इत्यादि आते हैं।
स्वामित्व के आधार पर प्राकृतिक संसाधन, जैसे निजी संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, निजी संसाधन जैसे किसी भी स्थान पर एक क्षेत्र में और कि वहाँ के लोग सिर्फ इसका लाभ उठा सकता है, वो निजी संसाधन में आता है। और वही संसाधन अगर राष्ट्रीय स्तर पर भेजा जा रहा है, राष्ट्रीय स्तर के लोगों इसका लाभ उठाता है, तो राष्ट्रीय है। अंतर्राष्ट्रीय संसाधन, अगर अंतर्राष्ट्रीय संसाधन पर लोग लाभ उठा रहे हैं तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अगर हम जैसे अगर बात करें कि निजी संसाधन, जैसे एक समय था कि चावल की खेती एक निजी स्थान पर अपने भरण पोषण के लिए किया जाता था। और फिर धीरे धीरे जब विकास हुआ तो वो राष्ट्रीय स्तर पर हुआ, तो चावल राष्ट्रीय स्तर पर विकास, तो राष्ट्रीय स्तर के संसाधन हो गए। और वो जब राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से बचने लगा तो अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भेजने लगे, तो वो क्या हो गया, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के अंतर्गत आ गए। तो आप निजी, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बारे में समझ चुके होंगे। चलिए आते हैं, इसमें कुछ बात किया गया है कि समुद्री सीमा। तो समुद्री सीमा के बारे में बात किया गया है कि समुद्री सीमा में जैसे होता है कि इसमें समुद्री सीमा की रेखा की बात करें कि समुद्र की टेढ़ी मेढ़ी रेखा होता है। समुद्र में कहीं सीधा रेखा तो नहीं होता है, काहे कि यहाँ पर्वत पठार एवं चट्टान के द्वारा बना हुआ है, और कभी पर्वत पठार एक समांतर रेखा में नहीं है। तो इन सारे चीज़ों के क्या है कि समुद्र के टेढ़ी मेढ़ी रेखा के सीमा रेखा के कहता है रेखा में आधार रेखा, समुद्र के टेढ़ी मेढ़ी रेखा को सीधे रेखा में प्रदान करता है, वो समुद्र के सभी दूरियों के आधार रेखा से मापा जाता है। हम कह सकते हैं कि जैसे समुद्र की टेढ़ी मेढ़ी रेखा है और उसे अगर समांतर रेखा खींच दिया जाए, उसको आधार रेखा कहते हैं। और आधार रेखा से ही समुद्र की दूरियां नापी जाती है। समुद्री सीमा क्या है? आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होता है। इस क्षेत्र में सैन्य की कार्यवाही होता है। माने यहाँ जैसे समुद्र सीमा क्या है कि यहाँ से जैसे आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील होता है, और 12 नॉटिकल मील होता है, एक नॉटिकल मील में 1.8 समथिंग किलोमीटर होता है। तो समुद्री सीमा है कि आधार रेखा से 12 नॉटिकल मील तक होता है, और इस क्षेत्र में कहता है सेना की कार्रवाई होता है। इस क्षेत्र में जैसे जिस क्षेत्र की जिस देश की अगर क्षेत्र पाया जाता है, उस देश के यहाँ पर सेना अपनी कार्रवाई करता है, वहाँ से आने वाले लोगों के आवागमन पर निगरानी करता है। तो इस क्षेत्र में क्या है, सेना अपनी कार्रवाई करता है। तो संलग्न क्षेत्र क्या होता है? आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील होता है, और इस क्षेत्र में सीमा शुल्क तथा सफाई करने का अधिकार होता है। जैसे संलग्न रेखा की बात करें कि इस आधार रेखा से 24 नॉटिकल मील होता है, और इस क्षेत्र में सीमा शुल्क एवं सफाई करने का अधिकार होता है। जैसे यहाँ पर क्या है अपना सीमा शुल्क, जैसे कोई भी अगर हम कहीं से अगर पेट्रोल लेकर आ रहा है, या कोई भी वस्तु लेकर आ रहा है, या खनिज पदार्थ या अन्य प्रकार के संसाधन लेकर आ रहा है, तो वहाँ पर क्या है, उस देश अपना वहाँ की उस वस्तु पर टैक्स लेगा, सीमा शुल्क लेगा, और उसके द्वारा आए गए मलबा के द्वारा वो साफ सफाई का उसका जिम्मेदारी होता है। तो यही आता है समुद्र संलग्न क्षेत्र के अंतर्गत। आर्थिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, यहाँ आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होता है। जैसे अगर आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील होता है, और इस क्षेत्र में मछली पकड़ना तथा नए खोज का
का अधिकार होता है। जैसे कि है ये, मगर आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील तक होता है। इस क्षेत्र में क्या होता है कि उस देश, जिस देश की सीमा होती है, उस देश उस देश उस देश मछली पकड़ सकता है, वहाँ की नई नई खोज कर सकता है, वहाँ की अपनी पेट्रोलियम के खोज, अन्य प्रकार की संसाधन का भी खोज कर सकता है। अब है कि उच्च सीमा क्या होता है कि आधार रेखा से 200 नॉटिकल मील के बाद होता है। इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र कहते हैं और इस क्षेत्र पर किसी का अधिकार नहीं होता है। जैसे अगर 200 नॉटिकल मील के अगर बात किया जाए तो उस क्षेत्र में किसी का अधिकार नहीं होता, ये अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र कहलाता है। जिसका समीप होता है उस वहाँ पर कुछ भी कर सकता है और कोई भी कर सकता है, तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के अंतर्गत आता है। अब है प्राकृतिक संसाधन के वितरण एवं उपयोग। अब है प्राकृतिक संसाधन के वितरण एवं उपयोग। प्राकृतिक संसाधन के वितरण एवं उपयोग के बारे में हम तो विशेष रूप से चर्चा कर चुके हैं और आगे आप समझ चुके होंगे। प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण की आवश्यकता। अगर हम प्राकृतिक संसाधन के संरक्षण की बात करें तो ये विशेष महत्वपूर्ण है और इसकी आवश्यकता भी होता है। ना कि हमारे उपयोग करने से सिर्फ कोई चीज़ विकास होता है, उसके संरक्षण, उसके ध्यान, उस पर ख्याल करने से भी होता है। आप संरक्षण के बारे में कह सकते हैं कि अगर हमारे पृथ्वी पर जल बोला जाता है जल ही जल है, लेकिन पीने योग्य ही मात्र जल 2% से भी कम है। तो हम अगर पीने योग्य जल को अगर यह संरक्षित नहीं करेंगे तो आने वाले समय में भी इसका संकट हो सकता है। जैसे आज पेट्रोलियम की बात करें तो कि आज हमारे पेट्रोलियम में संकट की सामना है, आज कितनी महंगाई की चरम सीमा पर है। ताकि हम आने से कुछ अगर भूतकाल अगर वर्तमान काल भूतकाल की बात करें तो उसमें हमारे समय बहुत दुरुपयोग भी किया गया हो, या जनसंख्या कम का होने के कारण भी इसका अधिक उपयोग भी किया गया है। मगर आज जनसंख्या चरम सीमा पर है और उत्पादन कम है, तो इसके कारण पेट्रोल भी महंगा है। और इसके अगर संरक्षण एवं बचाव समय के आवश्यकता के अनुसार भी आज उपयोग करें तो हम इस पर कायम कर सकते हैं। तो यही संरक्षण है, कोई भी प्राकृतिक संसाधन को हम संरक्षण करें ताकि हमारे लंबे समय तक चल सके और आने वाले पीढ़ियों भी इसका लाभ उठा सके। तो आप ध्यान दीजिए कि हर चीज़ को संरक्षण करें और हर चीज़ चाहे निजी हो या सार्वजनिक हो, चाहे राष्ट्रीय हो अंतर्राष्ट्रीय हो, सभी का सम्मान करना चाहिए। ताकि हमारे एक दूसरे से सभी जुड़ा हुआ है और हम अकेले विकास नहीं कर सकते हैं। हमारे सभी संसाधन एक दूसरे से मिलकर ही नए संसाधन के निर्माण करते हैं और इसका भी हम संरक्षित कर सकते हैं। आप संरक्षण के बारे में समझ चुके होंगे और हम जब भी उधर आगे कुछ चीज़ों पर जब डिस्कशन कर रहे थे तो हम संरक्षण और संसाधन के बारे में भी बताए हुए आए थे। चलिए आज का इतना ही तक रोकते हैं, आप अनुमति दीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो सब्सक्राइब और लाइक और शेयर अवश्य करें ताकि सभी लोगों के लाभ मिल सके। धन्यवाद।